जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं चंदन सिंह जोधा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एजुकेशन के इस डिजिटल दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका आज पहला टॉपिक होने वाला है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, या मैं कहूं यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन। अब सीधी सी बात है, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की पढ़ रहे हैं तो इंडिया में ही इनका आगमन रहा होगा। तो पहले जान लेते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या था। मतलब यूरोप तो ऐसा है नहीं कि एक ही देश है, ये एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो इस कॉन्टिनेंट में से बहुत से देश होंगे, बहुत सी कंट्रीज होंगी। तो कौन सी कंट्रीज पहले आई, यह सीक्वेंस देख लें, या मैं कहूं क्रम देख लें, कौन से पहले आए कौन बाद में आए। तो पहले हम बात करते हैं पोर्चुगीज की, यानी पुर्तगाली लोगों की। फिर इनके बाद आए डच। कौन आए? डच। डच वो है जिसमें आप हॉलैंड और नीदरलैंड है, ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसे आप, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, हॉलैंड या नीदरलैंड कह सकते हैं। तीसरा जो भारत आने वाले थे वो थे ब्रिटिश, जिसे अंग्रेज भी कह सकते हो आप, इंग्लिश कह सकते हो, अंग्रेज। फिर इनके बाद जिनका आना हुआ वो थे डैनिश। डैनिश डैनिश मतलब डेनमार्क वाले लोग। जर्मनी के पास है, जर्मनी के पास की एक कंट्री है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर के पास है ये। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आए फ्रेंच, फ्रांसीसी। इसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी आए। और जो अंतिम आए वो थे स्वीडिश। स्वीडिश स्वीडिश यानी स्वीडन। क्लियर हुआ? ये सीक्वेंस रहा, नोट कर लीजिए, ये सीक्वेंस है। पहला कौन सा है? पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है अंग्रेज यानी ब्रिटिश, चौथा डैनिश यानी डेनमार्क वाले लोग, चौथा फ्रेंच यानी फ्रांस के लोग, और स्वीडिश। क्लियर हुआ? तो ये जो आए, ये जो 6 सीक्वेंस थे, इनमें से जो बेसिक प्रभाव रहा, ठीक है, जिनका मतलब सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहा, वो तो ब्रिटिश थे। आपको भी पता है, अंग्रेज अंग्रेज करते। देखो, हर कोई अंग्रेज नहीं होता। फॉरेनर आते ही आप कह देते हो भाई अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज आए हैं, तो हर कोई अंग्रेज नहीं होता। अलग अलग कंट्री, जो पुर्तगाल से है वो पुर्तगाली कहलाएगा, जो नीदरलैंड से है वो डच कहलाएगा, जो डेनमार्क से स्वीडिश कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अंग्रेज है। जो ब्रिटेन से आता है उसे हम अंग्रेज कहते हैं, बाकी सबको अलग अलग, हम जैसे कहते हैं ना, हम भारतीय हैं, ये अमेरिकी है, ये ब्राजील का है। तो हर कोई अंग्रेज नहीं होगा। अंग्रेज वही कहलाएंगे जो यूके से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने पुर्तगाली लोगों की। किसकी बात करते हैं? पुर्तगाली लोगों की बात करते हैं कि ये कैसे, कब और क्यों आए, इन्होंने क्या क्या पॉलिसीज यहां पर लगाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी। सीक्वेंस नोट कर लिया ना? तो चलिए आगे बढ़े भाई। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो नेक्स्ट पेज कर लें, रफ तो करना ही पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुर्तगीज की, पुर्तगाली लोगों की। ठीक है, पहला सीक्वेंस लेते हैं हम पुर्तगीज, पुर्तगाली
लोगों की। देखो वैसे हमारे यहाँ पहले आने वाले, जिसे हम कहते हैं भारत आने वाला तो कोई और था। कौन था? वास्को डी गामा। एक खास बात बता दूं, जब भी पुर्तगाली नाम आता है, जब भी पुर्तगाली, ये यूरोपियन, जहां इंग्लिश लोकल लैंग्वेज नहीं है, मतलब पुर्तगाल की कहाँ क्या लैंग्वेज क्या होगी? पुर्तगीज होगी। तो वहां ऐसे नाम मिलेंगे आपको डे, डच में भी देखने को मिलेगा जिसे हम डी कहते हैं। तो बीच में यह जैसा ही डे मिले तो समझ जाना कि ये कौन है? पुर्तगीज हैं या यूरोपियंस हैं, ब्रिटिश के अलावा। क्लियर हुआ? वास्को डिगामा भारत आए 1498 में। तो भारत की खोज मानी जाती है 1498 में यूरोपियंस के लिए। हमारे लिए हम तो पहले से थे, लेकिन इनसे पहले ये क्या भारत नहीं आना चाहते थे, ये कहीं और जाना चाहते थे, अमेरिका वगैरह साइड जाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, ये पहुंचे कहां? भटकते भटकते केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आशा का द्वीप, जो कि कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, शहर मान लीजिए, वहां पर बंदरगाह है, केप ऑफ गुड होप, वहां ये पहुंचे। लेकिन इस जगह की खोज किसने की? मतलब सबसे पहले यूरोपियन में इसमें इस जगह को किसने देखा? उनका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमेव डियाज। इन्होंने इसकी खोज कब की? 1487 में इन्होंने इसकी खोज की। किसकी? केप ऑफ गुड होप की। फिर वास्को डिगामा भटकते भटकते यहां पहुंचे। यहां इन्हें मिला एक व्यापारी, जो गुजराती व्यापारी था। कौन था भैया? गुजराती व्यापारी। गुजराती व्यापारी इन्हें मिला। जो मिला उस व्यापारी का नाम था अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक उसका नाम था। ये जो अब्दुल मनिक था, ये गुजराती व्यापारी था। ये इन्हें कहाँ मिला? इस जगह मिला। और ये दोनों मिलकर कहाँ पहुंचे? भारत में पहुंचे। कहाँ पहुंचे भैया? भारत पहुंचे। भारत की उस जगह पर पहुंचे जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट का वो क्षेत्र जिसे हम कलिकट बंदरगाह, या मैं कहूं कलिकट पोर्ट पहुंचे। कहां पहुंचे भैया? कलिकट बंदरगाह पहुंचे। ये जो यहां पहुंचने के बाद यहाँ के जो राजा थे, कौन थे? जैमोरिन। यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने इनका स्वागत किया कि आइए पधारिए हमारे, क्योंकि हम यही मानते हैं ना, मेहमान भगवान होता है। तो जैमोरिन ने इनका स्वागत किया, इन्हें आओ भगत की, बढ़िया बढ़िया इन्हें खाना वाना खिलाया। और इन्होंने कहा मैं यहाँ व्यापार करना चाहता हूं। तो ये यहां से क्या लेके गए भैया? पेपर मतलब कागज नहीं, पेपर कहते हैं काली मिर्च को। पेपर नहीं, पेपर। काली मिर्च जो होती है, पेपर, ये वाला जो शब्द है। चलिए रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इजी रहे। आगे बढ़ेंगे तो देखते रहिए कि भैया यहां लिख देते हैं। चलिए स्पेस है अपने पास। किसके लिए आए ये? काली मिर्च, जिसे हम पेपर कहते हैं। पेपर इंग्लिश का वर्ड है, पेपर। ये पेपर कहते हैं जिसे काली मिर्च, उसका व्यापार किया। और इन्हें 60 गुना
60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। 60 टाइम्स, 60 गुना फायदा हुआ। यहां सस्ते दामों में से लिया और वहां जाकर महंगे दामों में बेचा, लेकिन सोचिए 60 गुना फायदा कैसे भाई? ऐसा क्या भाई, इसका क्या काम कि 60 गुना फायदा दे जाए? तो पहली चीज भाई, यूरोपियन लोग क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भैया? नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मांस मछली ज्यादा खाते हैं। जब मांस मच्छी ज्यादा खाते हैं तो ये जो है, ये जो चीज दिख रही है ना आपको, क्योंकि हम तो इतना, हमें पता नहीं था ना, हम खाते नहीं थे पहले, तो ये जो चीज है इसका उपयोग करते थे वो लोग इसको प्रिजर्व करने के लिए। इसका क्या बनाते? पाउडर बनाते भैया। काली मिर्च का पाउडर बनाया जाता और उस पाउडर को मीट जो होता है, आपने देखा होगा ये चिकन वगैरह, बीफ, जिसे हम कहते हैं कि गाय का मांस खाते हैं, हम तो नहीं खाते, हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ खाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस काली मिर्च का पाउडर बनाकर इसके ऊपर लगाया जाता, इसके ऊपर लेप किया जाता। वो लेप इसको प्रिजर्व रखता है, यानी मीट को आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो, प्रयोग में ले सकते हो, लॉन्ग टाइम यूज के लिए। ठीक है, लंबे समय यूज के लिए इसको काली मिर्च में के लेप से लगाकर इसको प्रिजर्व किया जाता था, इसको लंबे समय के यूज के लिए। तो इसलिए उन्हें इसका ज्यादा फायदा हुआ, 7 गुना ज्यादा बार इसका फायदा हुआ। क्लियर हुआ? अब ये भाई एक बार तो इस वक्त आ गए, दूसरी बार भारत ये आए कि कब आए? पहली बार तो 1498 में आए। क्लियर हुआ? अब दूसरी बार कब आए उसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। पॉज करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको नोट करिएगा आप। एक बार देख लीजिएगा, अगर जेमोरिन कट गया है तो यहाँ जेमोरिन कौन था? जेमोरिन वह राजा था कलिकट का जिसने, जेमोरिन वह राजा था जिसने स्वागत किया था किसका? वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आए। ठीक है, he came India again in 1502। 1502 में वो वापस भारत आए और भारत ही रहे, बहुत मुनाफा कमाया। 1524 में मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु भारत में ही हुई। He died in 1524 in India। इंडिया में ही इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो दूसरे पुर्तगाली थे, सेकंड यात्री कह लो, सेकंड पुर्तगीज कह लो, जो सेकंड पुर्तगाली थे वो कौन थे भैया? वो थे पेड्रो
अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, ये आए थे भारत में 1500 ईस्वी में, 1500 में ये आए। ये दूसरे पुर्तगाली यात्री थे। क्लियर हुआ? ये सब व्यापार के मकसद से आते थे, क्योंकि देखो बिजनेस प्रॉफिट का काम है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। अब देखते हैं हम कि इनके बाद कौन आया, इनके बाद कौन आया। लेकिन कब आए थे? सेकेंड टाइम ही केम इन 1502, 1500 में पेड्रो आ गए। 1503 में क्या हुआ? इन्होंने कोचिन में फैक्ट्री स्टैब्लिश की या स्थापना की, फैक्ट्री की स्थापना की। शॉर्ट में लिखूंगा स्टैब्लिश को, EST से, स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन कोचिन। कोचिन में इन्होंने 1503 में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि 1503 में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी है। 1502 में ये दूसरी बार आए, उनके आने के बाद फैक्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी है। फिर हम देखेंगे कि और पुर्तगालीज यहाँ आते हैं, फिर वो गवर्नर बनते हैं, फिर वहाँ पॉलिसीज इम्प्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? लिख लीजिए। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्लियर हो गया कि भैया वास्को डिगामा 1502 में दूसरी बार आए, 1503 में फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, 1524 में उनकी मृत्यु हो गई भारत में। दूसरे पुर्तगाली जो भारत आए यात्री थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल थे। अब हम बात करने वाले हैं कि भैया इनके बाद कौन आएगा। 1505 की बात है, 1505 की बात है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये प्रथम गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर भारत में। पहले गवर्नर थे कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इनको इनको ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? नीले जल की नीति के लिए इन्हें जाता है। क्यों? क्या था? ये एक पॉलिसी थी। इस पॉलिसी में क्या है? हिंद महासागर पर एकाधिकार था, इनकी सुपरमेसी थी। यानी इनके द्वारा जो नीतियां लाई गई उन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। वो नीतियां थी जिनमें समुद्र पर इनका एकाधिकार था, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम पढ़ेंगे।
कार्टेज सिस्टम पढ़ेंगे, ये कार्टेज ऐसा भी कर सकते हैं हम, कार्टेज सिस्टम पढ़ेंगे। कार्टेज सिस्टम या कार्टेज व्यवस्था भी कहा जा सकता है। यहां पर आप, ये क्या थी भाई, कार्टेज सिस्टम क्या था? तो कार्टेज सिस्टम ये था कि यहां पर आपको परमिशन लेनी होती थी। क्या लेनी होती थी? परमिशन, ठीक है, अनुमति। परमिशन लेनी होती थी किससे? इन जनाब से, या इनकी गवर्नमेंट, मान लीजिए भाई अब सरकार चला रहे हैं वहां पे, तो इनसे अनुमति लेनी होती थी किस चीज की? कि भैया हमें यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करनी है, क्रिया करनी है, या देखना भी है, समुद्र को देखना भी है ना, तो इनसे पूछना पड़ता था। तो कार्टेज सिस्टम क्या कहलाता था? कार्टेज के तहत दो बातें आती थी। समुद्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए आपको परमिशन लेनी होती थी। इसके लिए अकबर, हम बात करते हैं, अकबर ने अनुमति ली थी। किसके लिए? ये पहली चीज थी। पहला, ये तो एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए। पहली बात तो ये है कि आपको परमिशन लेनी होती थी, और दूसरा, हम अल्मेडा सिस्टम के हैं या अल्मेडा सिस्टम के हैं, इसके तहत यही पार्ट है। दूसरी, कि हम आपको समुद्र में सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब आपके जहाजों को, जो व्यापारी होते थे उनको कहते थे कि हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको हमें उसके लिए सिक्योरिटी मनी देना होगा। आपको कह सकते हैं यहाँ पर जो अभी चार्ज हम देते हैं, यहाँ पर हम कहा जाए कि कस्टम ड्यूटी जो देते हैं, वो आपको देनी होगी। अब यहाँ पर बहुत चालाक लोग थे भैया, यूरोपियन हैं, बहुत चालाक लोग थे। अगर मैं कहता भाई मेरे को नहीं देना आपको कोई सिक्योरिटी चार्ज, मैं खुद संभाल लूंगा, यानी देखो सिक्योरिटी इसलिए लेते थे कि वहां पर जो हम पायरेट्स की बात करते हैं, समुद्री लुटेरों की बात करते हैं, तो वो पहले भी थे, आज भी थे। जो समुद्री लुटेरे थे उनसे सुरक्षा के लिए ये बोलते थे। लेकिन अगर इनको कोई मना कर देता, क्या कर देता, इनको कोई मना कर देता, तो ये इतने, हम कहें कि गंदे लोग थे कि इन्होंने खुद, ये खुद उन पर अटैक कर देते थे। ठीक है, खुद अपने हथियार वथियार से उन जहाजों पर अटैक कर देते थे। तो इसलिए मजबूरन हर व्यापारी को इनसे सिक्योरिटी लेनी होती थी। ये उनको पैसा देते, मतलब व्यापारी लोग इनको पैसा देते, और इसमें ये होता था कि इनके जहाजों का बेड़ा होता था, मतलब इनके एक जहाज चल रहा है उसके साथ ही अपने जहाज भेजते और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? प्रोवाइड सिक्योरिटी टू शिप्स। ठीक है, कहें
जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर ये थोड़ा कैमरा से नीचे चला गया है तो एक बार फिर ऊपर लिख दूंगा दूसरा पॉइंट, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, समझा चुका ही हूं कि प्रोवाइड सिक्योरिटी टू शिप्स, यानी जहाजों को सुरक्षा प्रोवाइड करते थे। अब इनको जहाजों का बेड़ा साथ जाता था। ये लिखने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। मान लीजिए, समझ ही लीजिए उनको कि इनका अब कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसमें खुद के सिपाही थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं। वो अब इनका जो ये समुद्र का एरिया था पूरा, अब हिंद महासागर माने, या अगर इतना समझ नहीं आ रहा तो ये आप सोचोगे यार पूरे हिंद महासागर क्यों, तो एक देख लीजिए, ये मलक्का से लेकर अदेन। अदेन कहाँ है? सऊदी अरब के पास अदेन की खाड़ी है, या गल्फ ऑफ अदेन है। वहां से ये कितना, वहां से लेकर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे मलक्का इंडोनेशिया तक। मलक्का इंडोनेशिया तक ये प्रोवाइड करते थे ये सिक्योरिटी, यानी इनका एकाधिकार था इस पूरे क्षेत्र में, यानी दे हैव होल राइट्स ओवर दैट पार्ट ऑफ सी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर होगी। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसमें दो वर्ड याद रखना, एक तो कार्टेज सिस्टम और एक अल्मेडा सिस्टम। कार्टेज सिस्टम परमिशन लेना, अल्मेडा सिस्टम जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पॉइंट है, नहीं आया फिर भी लिख देंगे अभी, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू शिप्स, उसके तहत ये आती है अल्मेडा सिस्टम के तहत। अल्मेडा सिस्टम के तहत, यानी लिख लीजिएगा, अल्मेडा सिस्टम। अल्मेडा सिस्टम इसका पार्ट रहा है, दूसरा पार्ट है, दो पार्ट है, जिसमें प्रोवाइड लिख लिया होगा आपने, सिक्योरिटी टू शिप्स। मतलब सिक्योरिटी कैसे आपने देखा होगा ना, सेलिब्रिटी जब आते हैं, भाई कोई भी सेलिब्रिटी देखा होगा, आपने नहीं देखा है तो मूवीज में देखते हैं, या रियलिटी शोज में, या कहीं फंक्शन होता है तो सेलिब्रिटीज आते हैं, तो सेलिब्रिटी आ रहा है, उसके आसपास बाउंसर नहीं खड़े होते उसकी सुरक्षा के लिए। वैसा ही होता था कि जो व्यापारी का जहाज होता था उसमें वो सेंटर में रहता था, और उसके आसपास चलते थे इनके जहाज, किनके? पुर्तगीज के जहाज। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ? अल्मेडा जी, अल्मेडा जी का अंत समय आ गया। 1508 में क्या हुआ? 1508 में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त आर्मी ने इन्हें हरा दिया युद्ध में, ठीक है। ये चौल का युद्ध था, ये चौल का युद्ध था, ठीक है। चौल के युद्ध में इन्हें हरा दिया 1508 में। 1509 में सेकंड गवर्नर बनते हैं, सेकंड गवर्नर जिनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, अल्बुकुर्क, इन्हें वास्तविक
वास्तविक व्यक्ति माना जाता है, या वास्तविकता में इन्होंने इन्होंने ये जो सेकंड गवर्नर थे 1509 में आए, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, इन्हें वास्तविक में इन्हें कहा जाए कि पुर्तगीज का जो स्टेब्लिश हुआ भारत में, इन्हें माना जाता है कि इन्होंने भारत में क्या किया, इन्होंने भारत में वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित किया, यानी एक्चुअल establishment of Portuguese rule in India। इंडिया में इन्हें एक्चुअल वो माना जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1509 में ये आए, 1510 में देखिए भारतीय राजा एक दूसरे की कन्नी काटने में शुरू से रहते थे कि मेरा साम्राज्य मेरा ऐसा, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहां क्या हुआ, विजयनगर आपने सुना ही होगा, विजयनगर साम्राज्य के राजा, विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे भैया, कृष्णदेव राय। इनके समय कृष्णदेव राय ने इन्हें किसको, इस व्यक्ति को अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को एडवाइज किया या हिदायत दी या सलाह दी, सलाह लिख लेते हैं, इन्हें सलाह दी कि आप आक्रमण करें गोवा पर। तो इन्होंने आक्रमण किया गोवा पर, और बीजापुर के राजा, कहाँ के भैया, बीजापुर के राजा, या राजा तो नहीं कहूंगा, नवाब कह लेते हैं हम, नवाब, नवाब मान लीजिए, या निजाम मान लीजिए, नवाब या निजाम जो कहना चाहें, ये राजा मान लीजिए, थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को गोवा पर आक्रमण किया, को हराया, इन्होंने 1510 में यूसुफ आदिल शाह को हराया, जो बीजापुर के नवाब निजाम या राजा कह लीजिए, ठीक है, राजा थे, तो मैंने तो टाइटल दिए हैं भाई नवाब निजाम का। तो ये जो राजा थे, इन्हें किसके कहने पर, कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनके कहने पर ये साहब अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ये गए कहां, गोवा पर आक्रमण किया, इनका अधिकार था, तो बीजापुर के राजा थे ये यूसुफ आदिल शाह, इनको हराया और गोवा पर कब्जा किया, गोवा जीत लिया, ठीक है, क्या कर लिया, गोवा जीता। तो लिख लिया होगा, आगे बढ़े, नहीं तो पॉज कर करके लिखते रहिएगा।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भैया, ये कब आ रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि 1530 में गोवा राजधानी बना। कोचिन को इन्होंने हटाया। कोचिन को हटाकर यानी गोवा राजधानी बना कोचिन की जगह। पहले कोचिन हुआ करती थी, गोवा बनी, और ये कार्य किया इस समय के गवर्नर कौन थे भैया, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने कोचिन से गोवा राजधानी कर दी। अब आगे बढ़े 1542 में। 1542 में क्या हुआ, 1542 में हम कहते हैं कि इंडिया भारत आए, और इन्हें लाने वाला था, और इन्हें लाने वाला जो था वो थे अल्फांसो डे सूजा। अल्फांसो डिसूजा। अब समझ में आ गया भाई, डिसूजा, रेमो डिसूजा कहाँ वाले हैं, ठीक है, अल्फांसो डिसूजा। रेमो डिसूजा के हो सकते हैं एंशंट, देखिए भाई मैं ये नहीं कहता कि जो रेमो डिसूजा है में भी हो सकते हैं, बट ऐसा ये कहा जाता है कि जो पुर्तगीज आए थे इनमें जो अल्बुकर्क, जो इनके क्या बने, इनके गवर्नर थे, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली जितने भी व्यापारी थे उनको प्रोत्साहित किया। मतलब उनकी पॉलिसीज क्या थी, ठीक है, उन्होंने पुर्तगाली लोगों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय महिलाओं से शादी करें ताकि ये बढ़े, और उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराए। यानी उन्होंने हम कहें कि धार्मिक असहिष्णुता का उपयोग किया, यानी पॉलिसी लाए रिलीजियस इंटॉलरेंस की, जबरन फोर्सफुली वो लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते और उन्हें क्या बनाते, पुर्तगीज बनाते या क्रिश्चियन बनाते। तो ये कुछ पॉलिसीज रही। तो इसी वजह से कुछ जो भारतीय थे वो क्या बने, वो बने पुर्तगीज, ठीक है, क्योंकि देखो फादर जहां से है नेशनलिटी वहीं की होती। क्लियर हुआ, और मदर की तो मिल ही जाती है भैया, तो क्लियर हो गया। तो वो बन गए क्रिश्चियन, क्योंकि ज्यादातर हम फादर की जो रिलीजन होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते देखते हैं। अब इनके धीरे धीरे टाइम आ गया पतन का, अब ये पतन की ओर जा रहे हैं। तो 1631 में क्या हुआ, कासिम खान, ये सेनापति थे शाहजहां के, मुगल शासक सेनापति थे। इन्होंने हुगली जीत लिया, सॉरी हुबली, हुगली जीत लिया। इसको साफ करते हैं, क्या जीता इन्होंने, हुगली जीत लिया।
हुगली जीत लिया। कब जीता भैया? 1631 में पुर्तगीज से। अब नेक्स्ट समय आ गया भैया। अब 1661 में चार्ल्स सेकंड इंग्लिश कासिम खान वॉन हुगली। ठीक है, उस वक्त मुगल शासक कौन था? शाहजहां था। चार्ल्स सेकंड ने शादी की कि राजा की बहन से, तो उन्हें दहेज में बॉम्बे दे दिया गया। इसमें लिख लीजिएगा, चार्ल्स सेकंड गॉट बॉम्बे इन डाउरी बाय मैरिंग सिस्टर ऑफ पोर्चुगल किंग की सिस्टर से शादी करने पर उन्होंने क्या ले लिया? बॉम्बे ले लिया। दहेज में आ गया भैया, तो लिख ही लिया होगा। आगे बढ़े। अब 1739 आता है। 1739 में मराठा इन्हें हरा देते हैं और सालसेट पर कब्जा कर लेते हैं। मराठा कैप्चर सालसेट फ्रॉम पोर्चुगीज इन 1739 ले लेते हैं बस। ठीक है, अब क्या होता है, लास्ट पॉइंट ये रह गया इसमें, ये रहता है
अब क्या होता है, ये गोवा और दमन दीव तक ही सिमट कर आ जाते हैं टिल 1961 तक। 1961 तक ये गोवा और दमन दीव तक सिमट कर रह जाते हैं। फिर गोवा जब भारत में मिल जाता है तो ये मतलब क्योंकि तब तक 1961 तक इनकी जो सरकार चलती थी वो वहीं से चलती थी, पोर्चुगल से, लेकिन अंत में जब भारत में यूनियन बन गया तब उसके बाद से ऐसा नहीं है, लेकिन 1961 से पहले तक ये सिर्फ इस एरिया तक सीमित हो गए थे। बाकी अंत तो आ गया था एंड ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है, 16वीं शताब्दी के अंत तक ये सिमट कर रह गए थे इन ही जगहों पर, और अंत तक इनका लंबा चला 1961 तक। अब बात करते हैं कि भाई इनके क्या कारण रहे, ये भाई परमानेंट नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, टॉपिक तो क्या कहूँ, हेडिंग रहेगी पतन के कारण, कॉजेस ऑफ डिक्लाइन। तो इसका पहला पॉइंट था दक्षिण पहला, दक्षिण अमेरिका में यानी ब्राजील में इन्हें सोने की खानें मिल चुकी थी, खदानें मिल चुकी थी, तो इन्होंने वहां पर फोकस किया, तो ये अमेरिका पर फोकस करने लग गए, पहली चीज तो ये, ठीक है, लिख देता हूं। ब्राजील में इन्हें सोने की खदानें मिल गई। दूसरा, अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया, ठीक है, अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया, ठीक है, ये कह सकते हैं कि अरब बिजनेसमैन या अरेबियन बिजनेसमैन अगेंस्ट देम, ठीक है। वर अगेंस्ट देम। तीसरा था पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इन टॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता की, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, धार्मिक असहिष्णुता की नीति के तहत इन्होंने कार्य किया, जहां पर इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराना, पहली चीज। दूसरा, पुर्तगाली लोगों को क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करना भारतीय महिलाओं से शादी के लिए। क्लियर हुआ? तो ये 2 पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। पहला कौन सा?
पहला जबरन धर्म परिवर्तन, दूसरा पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग खराब हो गई है पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, जबरन धर्म परिवर्तन पहला, दूसरा भारतीय महिलाओं से शादी के लिए प्रोत्साहित करना। और ये नीतियां जो लाया गया ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क लेके आए। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े और बात करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है इन पुर्तगाली लोगों के लिए कि इन्होंने हमें क्या दिया भैया, पुर्तगालियों की देन क्या थी हमें। अब इसमें लिख लेते हैं, ये इसको इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, पहला जहाजों का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स। पहला तो जहाजों का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स। दूसरा तंबाकू, मक्का और टमाटर को भारत से अवगत कराया और इनकी खेती करवाई गई, इनकी खेती की यानी भारत में इनकी पैदावार बढ़ाई गई। इंट्रोड्यूस टबैको, कॉर्न एंड टोमेटो to India and did and use it as agriculture, मतलब खेती करवाई। तीसरा गॉथिक
गौथिक शैली। गौथिक शैली यानी आपने देखा होगा बिल्डिंग है जो त्रिकोणी होती है, इनके चर्च वैसे, तो इसमें क्या होता है, ये बिल्डिंग बनाते हैं ऐसे, और जहां पर मतलब 3 टाइप्स ऑफ ये ऐसे बिल्डिंगें दिखाई देती है आपको, जिसमें ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, और इनकी ये जो छतें होती थी, ये लंबी छतें, यानी छतें ऊपर होती थी, सीलिंग जिसे कहते हैं ना, कि छतें ऊपर होती, ऊंची छतें होती थी। इसमें मतलब ये छतें नहीं होती थी, ये ऊंची छतें होती थी। और दूसरा जो इनकी टॉप है, ठीक है, जो गुंबद, जिसे हम वैसे गुंबद देखा जाए तो हम मुगलों से मिला है, ठीक है, तो गुंबद नहीं, ये त्रिकोण टाइप ये बनाते थे, ट्रायंगल टाइप, और ये छतें होती थी चर्च वगैरह जैसे आपने देखा होगा। तो एक गॉथिक ये रहता था, और इनमें जो इनकी आर्किटेक्ट होता था वो फाइन होता था, मतलब इनके ऊपर जो हम जैसे नक्काशी बनी हुई होती है, जैसे हम आजकल देखते हैं मंदिरों वगैरह में, तो वैसे ही इन पर नक्काशी बनी हुई होती थी, और ये बहुत ही फाइन आर्ट होता था, मतलब बारीक साज सज्जा के लिए इन्होंने इस पर आर्ट किया होता था, यानी वेरी फाइन आर्ट हमें इन्हें देखने को मिलता था। तो इनके कैरेक्टर्स लिख लीजिए। पहला क्या कहते हैं, पहला तो लिखिए ऊंची छतें, दूसरा क्या कहते हैं, नुकीली मेहराब, पॉइंटेड आर्क्स। तीसरा बारीक साज सज्जा से कहते हैं फाइन आर्ट ऑफ आर्किटेक्ट। तो ये हमें उनसे मिला। तो क्लियर हो गया होगा, आराम से नोट कीजिएगा, और आशा करता हूँ सब समझ में आएगा। तो पढ़ने के लिए पहले स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ अंत में हम आज यहीं समाप्त करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, यूरोपियन लोगों के आगमन में, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली लोगों का। आगे हम डच, अंग्रेज सीक्वेंस वाइज पढ़ते चले जाएंगे, और हमारी इस जर्नी को आगे ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।